सो विल गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक। हमारा आज का अगला टॉपिक है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इफ यू रिमेंबर, हमने इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन सो फार व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट मासेस है, रिमेंबर पॉइंट मासेस, और अगर उन दोनों पॉइंट मासेस का डिस्टेंस r है तो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू पॉइंट मासेस इज गिवन बाय g m1 m2 by r स्क्वायर। फिर हमने इसी फॉर्मूला को लिखा था इन वेक्टर फॉर्म। सिर्फ वेक्टर फॉर्म में तुम डायरेक्शन भी बता देते हो, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स है तो पहला अगर दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा भी पहले को अट्रैक्ट कर रहा है। तो व्हेन यू राइट डाउन अलोंग विथ द डायरेक्शन, दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद हमने देखा था अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट मासेस हो तो उसमें से किसी भी एक पॉइंट मास पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज गिवन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास n पॉइंट मासेस है और मुझे पहले पॉइंट मास पे फोर्स निकालना है तो फोर्स ऑन 1 इक्वल्स टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। तो पहले ऑब्जेक्ट पे दूसरा भी फोर्स लगा रहा है, तीसरा भी लगा रहा है, चौथा भी लगा रहा है, ऐसा सबका वेक्टर सम, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। और वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस और 3-4 जगह पे आएगा 2 साल में। तो इतना तुमको पता है, ऐसा अजम्पशन है। तो विल नाउ गो अहेड विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल टॉपिक्स। तो सो फार हमको ये पता है, अगर मेरे पास दो पॉइंट मासेस हो, एक का मास है m1 या फिर कैपिटल M, दूसरे का मास है m2 या फिर स्मॉल m, तो उन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है। सो वी नो दैट। व्हाट डू यू नो? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है पॉइंट मासेस, between two point masses capital M and small m separated by a distance r, is given by F equals to capital G capital M small m upon r square। पक्का? G m1 m2 by r square, तो G कैपिटल M स्मॉल m by r square। दिस इज द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस। दो पॉइंट मासेस अगर है तो उसमें इतना फोर्स है। तो सिमिलरली अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m और अर्थ है ऑफ मास कैपिटल M, तो उसमें भी कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? सेम, G कैपिटल M स्मॉल m by r square, where capital M is the mass of earth and small m is the mass of object, and distance between center of earth and center of object is r. So similarly the gravitational force between earth and an object with masses, अर्थ के मास को मैं कैपिटल M बोलूंगा और ऑब्जेक्ट के मास को मैं स्मॉल m बोलूंगा रिस्पेक्टिवली। और बाय द वे, हम लोग ये दोनों के दोनों, मतलब ऑब्जेक्ट को और अर्थ को एज अ पॉइंट मास ट्रीट करने वाले हैं। क्यों पॉइंट मास? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो similarly, the gravitational force between Earth and object with masses m and small m respectively, both treated as point mass, is given by। तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला मेंशन किया था, ये जनरल फॉर्मूला था। जनरल फॉर्मूला में कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास कैपिटल M हो और कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m हो, दोनों में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है? G कैपिटल M स्मॉल m by r स्क्वायर। हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है? अर्थ। इसलिए हमने क्या किया,
उन दोनों में से एक ऑब्जेक्ट को क्या मान लिया, अर्थ, और अर्थ का मास कितना है, कैपिटल एम, और दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या मान लिया, स्मॉल एम। तो इन दोनों में फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, बराबर। वेयर दिस आर, ये जो आर है, इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। पक्का पक्का, श्योर। तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रहा है, और आपको ऑलरेडी पता है जहां पे भी फोर्स अप्लाई करोगे तो वो फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन। किसने बताया, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ने। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, व्हाट वी नो इज व्हेनेवर यू अप्लाई अ फोर्स देयर इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे कौन फोर्स लगा रहा है, अर्थ। तो ऑब्जेक्ट का क्या होगा, एक्सेलरेशन। ओके, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। Also we know that, what do you know, force is mass into acceleration। किसका एक्सेलरेशन हुआ, ऑब्जेक्ट का, इसलिए मास किसका लिखा, ऑब्जेक्ट का। इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 ये F की जगह पे क्या लिखेंगे, ma, और राइट हैंड साइड क्या था, G कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। M और M क्या हो गया, कैंसल। सो देयरफॉर दिस इज द एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट का, किसका, ऑब्जेक्ट का। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ, of course due to gravitational force of earth, right, and is known as, इसको क्या बोलते हैं, is known as acceleration due to gravity, is known as acceleration due to gravity। और इस acceleration due to gravity को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल g से, and is denoted by किसे डिनोट करते हो, बाय स्मॉल g। देयरफॉर ये जो a का फॉर्मूला आया हमारे पास, a, इसी को अब इसके आगे से क्या बोलेंगे, g, लेकिन इसको g कब बोलोगे, व्हेन एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, अदरवाइज इसको g नहीं बोल सकते हो। इक्वल टू g कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। पक्का, बहुत सिंपल था। मैं वापस एक बार कॉन्सेप्ट रिपीट करता हूँ। 2 पॉइंट मासेस अगर होते, कैपिटल M स्मॉल m, दोनों में डिस्टेंस r, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, g कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। पक्का। अगर ये कैपिटल M जो ऑब्जेक्ट था ये अर्थ है, और जो स्मॉल m है वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट और अर्थ में कितना फोर्स है, g कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर, बराबर। पक्का, गुड, श्योर। तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट पर क्या लगा रहा है, फोर्स। तो जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है उसका क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना हो गया, a, तो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लग गया, ma, लेकिन फोर्स क्या था, g कैपिटल M स्मॉल m बाय, और फोर्स क्या है, ma, तो इसको इक्वेट कर दिया, स्मॉल m कैंसल, तो a की वैल्यू क्या आ गई, gm बाय आर स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो इसको क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय g। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे, इफ यू सी दिस इक्वेशन वेरी केयरफुली, ये m कौन है, मास ऑफ अर्थ, और जिस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हो रहा है उसका मास इक्वेशन में है ही नहीं। इसका मतलब ये होता है कि तुम कितना भी मैसिव ऑब्जेक्ट ले लो, मे बी 1000 किलो का एक ऑब्जेक्ट और 1 ग्राम का एक पत्ता, लीफ, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है क्या, नहीं करता है। गुड, अगर ऐसा मान लेते हैं, अब ये जो हमने इक्वेशन डिराइव किया, ये ऐसा था कि हमारे पास था मास, दिस इज अर्थ ऑफ मास m, और हमारे पास था एक ऑब्जेक्ट समवेयर ओवर हियर। इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, r है। बट इमेजिन अगर यही ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के पास में होता, तो अर्थ के सेंटर से उसके सेंटर तक
डिस्टेंस कितना होता? ये ऑब्जेक्ट पहले, वेट, ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ अर्थ इज स्मॉल आर। अगर यही ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के पास में होता, किसने बोला आर भाई तू? कौन सा आर? कैपिटल आर। व्हाट इज कैपिटल आर? रेडियस ऑफ अर्थ। वेरी गुड। सो इफ तो ये जो फॉर्मूला है ये एक सर्टन हाइट पे होता है। सो इफ द ऑब्जेक्ट इज नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, देन उस केस में स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी सेम। तो देयरफॉर ये जो g है, g ये हो जाएगा gm बाय कैपिटल आर स्क्वायर। कहाँ पे? अर्थ की सरफेस पे। तो एट अर्थ सरफेस। पक्का पक्का? गुड गुड। What is capital G? Universal gravitational constant. What is m? Mass of earth. What is r? Radius of earth. पक्का? गुड। कैपिटल जी कांस्टेंट है 6.6, 7 into 10 raised to -11। मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है 6 into 10 raised to 24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है 6378 किलोमीटर। तो ये सारे वैल्यूज जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुमको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? कांस्टेंट है। एक्चुअली ये कांस्टेंट नहीं है, वो अगला टॉपिक है। देखो अगला टॉपिक क्या लिखा है? वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड, डेप्थ, लैटिट्यूड एंड शेप ऑफ अर्थ। तो नेक्स्ट टॉपिक इज, हमको ऐसा दिखता है कि जी की वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि जी की वैल्यू तीनों कांस्टेंट्स पे डिपेंड करती है, करेक्ट है। लेकिन ये जी की वैल्यू कांस्टेंट एक गिवन पोजीशन पे है। अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे, जिसको बोलते हो अल्टीट्यूड, तो भी चेंज होगा। अभी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा देखना है। अगर अर्थ के सरफेस के नीचे जाओगे, जिसको बोलते हो डेप्थ, तो भी चेंज होगा। इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा वो भी विल सी। एंड अगर हम लोग अर्थ पे ही एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाए, इफ वी मूव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन, फिर भी चेंज होगा, जिसको तुम बोलते हो लैटिट्यूड। और अर्थ के शेप के साथ भी चेंज होगा। तो वी विल सी हाउ डज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस विथ, तो वेरिएशन in the value of g with altitude मतलब हाइट होता है, डेप्थ मतलब तुम जमीन के अंदर जा रहे हो, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड सुना होगा। तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दे आर बेसिकली कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन। जब आप एक दूसरे को लोकेशन भेजते हो, सेंड मी योर लोकेशन, तो बेसिकली यू आर सेंडिंग लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। गुड, वो बताऊंगा मैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। एंड शेप, किसका शेप? शेप ऑफ अर्थ। तो जो जी की वैल्यू है वो अर्थ के शेप के साथ भी चेंज होती है। हम एक एक करके चारों टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले वी विल सी वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड, मतलब विथ हाइट। विथ हाइट बहुत सिंपल है। इट इज वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। वी विल स्टार्ट विथ व्हाट वी नो। वी नो दैट what do you know? The acceleration due to gravity, acceleration due to gravity of an object at the surface of earth is, what is the formula for acceleration due to gravity of an object at the surface of earth? G equals to कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। वेरी गुड, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और यही वैल्यू जिसको तुम 9.8 लिखते हो। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके जाऊं
एट सम हाइट, मैं अभी डायग्राम में ड्रॉ कर दूंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड डिस्टेंस क्या आएगा टोटल। तो पहला केस ऐसा था, हमारे पास था एक ऑब्जेक्ट जो था अर्थ के सरफेस पे, ये था पहला ऑब्जेक्ट, पहला केस। तो अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक जो डिस्टेंस था वो कितना था, आर, कैपिटल आर। अब हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे हैं, तो अर्थ के सेंटर से उस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक ये है रेडियस ऑफ अर्थ और ये है हाइट h। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, r प्लस h, इसको बोलते हैं स्मॉल r। तो अभी याद रखना, स्मॉल r ये डिस्टेंस हम हमेशा सेंटर से मेजर करते हैं और h हम लोग सरफेस से मेजर करते हैं। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस और जो डिस्टेंस है स्मॉल r इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो if the object is taken to a height h from the surface of earth, then acceleration due to gravity is given by, अब इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। जी एच एट हाइट इक्वल्स टू जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। व्हाट इज स्मॉल आर, आर प्लस एच। तो देयरफॉर ये बन जाएगा जी एच इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये जो 4 टॉपिक है ना, ये 4 टॉपिक वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ हाइट मतलब अल्टीट्यूड, विथ डेप्थ, विथ लैटिट्यूड और विथ शेप, ये चारों का डेरिवेशन ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए तुम स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करो। पहले हमने बोला कि अर्थ के सरफेस पे कितना ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर हाइट पे कितना, 2 इक्वेशन मिल गया, दोनों को डिवाइड करो। तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर हमको मिल जाएगा जी एच बाई जी इक्वल्स टू, व्हाट इज जी एच, जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, और ये है जी एम बाई आर स्क्वायर। जी एम कैंसल, ये गया ऊपर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाता है न्यूमरेटर में, तो आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कॉमन लिख देता हूँ, तो जी एच अपॉन जी, ये आ गया आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, पक्का। अब एक काम और करता हूँ, फिलहाल टेम्पररी इसको यहाँ लिखता हूँ, टेम्पररी, बराबर, सिर्फ कंपेयर करने के लिए। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ना तो नंबर छोटा होना 1 से, क्योंकि ऊपर कौन है आर, नीचे कौन है आर प्लस समथिंग प्लस। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर ऊपर 2 होता 2 और नीचे 2 प्लस समथिंग करते, जैसे 3 कर लिया, व्हाट इज 2 बाई 3, 0.66, उसका स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज लेस देन, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर लेस देन 1 इज लेस देन 1। ऊपर क्या है आर, नीचे क्या है आर प्लस एच, तो कौन बड़ा है, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर छोटा, नंबर 1 से छोटा होता है और उसका स्क्वायर भी 1 से छोटा होता है, तो ये नंबर 1 से छोटा है, इसका मतलब जी एच की वैल्यू जी से कम है। क्या है, कम है, क्या है, कम है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा जी की वैल्यू क्या होगी, कम। सो देयरफॉर इस इक्वेशन से हम लोग ये बता सकते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी सी दैट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी सी दैट, व्हाट डू यू सी, we see that the value of acceleration due to gravity, the value of acceleration due to gravity
ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस with increase in height, decreases with increase in height, with increase in altitude. जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे g की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पे हमने तो बात ही नहीं की कि हाइट कितना, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। तो ये जो फॉर्मूला तुमने डिराइव किया इक्वेशन नंबर 3, ये नॉर्मली होता है लार्जर हाइट्स के लिए। लार्जर हाइट्स मतलब कितना लार्ज हो मैं अगले 5 मिनट में बताऊंगा आपको, लेकिन याद रखना ये यहाँ पे सीईटी और स्टेट और आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे, मतलब 11 का जो आपका प्रैक्टिस टेस्ट होगा, वहां पे कर देते गड़बड़। ये कहाँ अप्लाई करना है पता नहीं, दूसरा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना पता नहीं, क्योंकि क्लास में ध्यान नहीं। तो ये जो होता है ना, ये फॉर्मूला ये लार्ज हाइट्स के लिए होता है। कितना लार्ज हाइट वो मैं तुमको बताता हूँ 2-5 मिनट में, क्योंकि जब तुम बोल रहे हो ऑब्जेक्ट को तुम हाइट पे लेके जा रहे हो, कितनी हाइट पे लेके जा रहे हो, 10 किलोमीटर भी ले जा सकते हो तुम, 1000 किलोमीटर हाइट पे भी ले जा सकते हो उसको। तो फिर इसके लिए और एक फॉर्मूला बनाएंगे पहले। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यू कैन राइट डाउन GH इक्वल टू G। ये जो ऊपर R था, ऊपर जो R था, इसको मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लेके गया, कर सकते हैं वैसा, यस, चलता है। फिर उसके बाद मैंने इसको ऐसा लिखा, R बाय R इज 1, और क्या लिखा, H बाय R का स्क्वायर। फिर इसको ही मैंने ऐसा लिखा, व्हाट इज 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस H बाय R का स्क्वायर। अब इसको मैं ले जा रहा हूं न्यूमरेटर में, तो क्या आएगा, क्या आएगा, बोलो 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 बोलो, GH इक्वल टू G 1 प्लस H बाय R रेज टू -2। पक्का, गुड। अभी आपको पता होना चाहिए मैथमेटिक्स, और जो फॉर्मूला अभी मैं यूज करने वाला हूँ वो फिजिक्स में 3 बार लगेगा, मतलब मैथ्स के बिना ये होगा नहीं। अब Have you already done in mathematics binomial expansion? बाकी है, गुड। थोड़ा सा बता देता हूँ मैं भी डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन पता नहीं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुआ है, हाँ, तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जिनका हुआ है उनको, नहीं हुआ है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट। और एक बार आएगा ये फॉर्मूला इस टाइप का, तो तब का तब बताऊंगा, तब तक आपका मैथ्स में भी हो जाएगा वो। अभी फिलहाल मैथ्स में हुआ नहीं है, तो जितना नेसेसरी है उतना बताता हूँ। आपको पता है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर आपको पता है a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, बराबर। आपको पता है a प्लस बी रेज टू 4 क्या होता है, नहीं। a प्लस बी रेज टू 5 क्या होता है, नहीं पता है। पास्कल ट्रायंगल से निकाल सकते हो, यस, लेकिन ये पास्कल ट्रायंगल ये सारे फॉर्मूला ये बनते हैं फ्रॉम समथिंग कॉल्ड एज बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला, बाइनोमियल थ्योरम। तो वो बाइनोमियल थ्योरम हमको डायरेक्टली बताता है कि a प्लस बी रेज टू n क्या होता है, और उसके लिए लगता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। nc0 a रेज टू n b रेज टू 0 प्लस nc1 a रेज टू n माइनस 1 b रेज टू 1 प्लस nc2 a रेज टू n माइनस 2 b रेज टू 2। अभी जिनको कॉम्बिनेशन पता नहीं उनके लिए ये गड़बड़ है, इसके लिए मैं बताऊंगा ही नहीं, मैं आपको जितना जरूरत है उतना बता देता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब ये फॉर्मूला वापस यूज करना है, हमको करना है 2 जगह पे और है, तब तक आपका हो जाएगा मैथ्स में, तो आपको समझेगा। अब याद रखो इसी को हम लोग एक अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो पहला टर्म है वो 1 है, क्या है वो 1, वो क्या है 1, और जो दूसरा है वो b/a है, क्या है वो b/a, क्या है वो b/a। b न्यूमरेटर है और a डिनोमिनेटर है। अगर इसमें एक कंडीशन लग जाए, कौन सा कंडीशन, b इज वेरी वेरी लेस देन a, मतलब न्यूमरेटर इज वेरी वेरी लेस देन a, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला मॉडिफाई होके ऐसा बन जाता है। कैसा बन जाता है, ये n कहाँ पे है, इंडेक्स में है, कहाँ पे है,
तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेकेंड टर्म का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बहुत छोटा है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये जो इंडेक्स है उसको सीधा सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हो। डन। इसको बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ऐसा क्यों बोलते हैं? अगर a प्लस बी रेज टू 1 हो, 1 तो कितने टर्म्स? 2। a प्लस बी मतलब 2 टर्म्स। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर हो तो कितने टर्म्स? 3 टर्म्स। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी क्यूब हो तो कितने टर्म्स? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, बराबर 4 टर्म। लास्ट बेंच, पीछे हो जाओ। मैं अटेंटिव रहना पड़ेगा। गुड, नहीं तो बाद में जाके बॉम्ब मेरे नाम से मारते हो आप लोग, समझ में नहीं आता। आई कैन नॉट पुट अ चिप इन योर ब्रेन। इजी चीज है। अभी उसमें मैथ लगने वाला है, तुम मैथ्स में भी ध्यान नहीं दोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज यू पीपल डोंट पे अटेंशन टू एनीथिंग। ख्वाब बड़े हैं, काम करने की इच्छा नहीं है। यू नो देयर इज अ वेरी फेमस कोट इन इंग्लिश, स्कूल में सिखाया होगा बट अगेन स्कूल में भी ध्यान नहीं होगा। होता है ऐसा। Knowing is not enough, you must apply। सिर्फ पता होने से क्या है, उसको अप्लाई करो रियल लाइफ में। विलिंग इज नॉट इनफ, मेरे को IIT करना है, यू मस्ट डू, उसको उसके लिए काम करना पड़ता है। गुड, आई एम वेरी ऑनेस्ट, मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम जो हो, मैं मुंह पे बोलूंगा यू आर गुड पीपल, ऑफ कोर्स एज अ ह्यूमन यू आर गुड, सम ऑफ यू एज अ स्टूडेंट नॉट गुड, बाकी तुम अच्छे हो पर तुम्हारा ध्यान नहीं है ना इधर ना मैथ्स में। फिर मैथ्स पता नहीं, केमिस्ट्री पता नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स पता नहीं, तो फिजिक्स नहीं समझ में आता, क्योंकि फिजिक्स में तीनों लगता है। गुड, तो याद रखना, अगर a प्लस बी रेज टू 2 हुआ तो 3 टर्म, a प्लस बी रेज टू 3 हुआ तो 4 टर्म, a प्लस बी रेज टू 4 हुआ तो 5 टर्म, तो a प्लस बी रेज टू n हुआ तो n प्लस 1 टर्म्स। तो यहाँ पे एक्चुअली n प्लस 1 टर्म्स आने चाहिए थे, हमने कितने लिखे? 2 ही लिखे। बाकी के टर्म कहाँ गए? छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि वो बहुत स्मॉल वैल्यू वाले टर्म होते हैं, 0.001, 0.00001, तो तुमने बाकी टर्म्स छोड़ दिए। मतलब ये वैल्यू एग्जैक्ट है कि अप्रोक्सीमेट है? और ये फॉर्मूला कहाँ से आया? बाइनोमियल थ्योरम से आया, तो उसको क्या बोलते हो? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब ये कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे। इफ न्यूमरेटर कौन था यहाँ पे? b, उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर मतलब a से क्या थी? स्मॉल, तो इफ h इज वेरी लेस देन r, then using binomial approximation, what do you get is, अभी मैंने बताया, अगर न्यूमरेटर वेरी लेस देन डिनोमिनेटर है तो इंडेक्स को, पावर को कौन से टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हो? कौन से टर्म के साथ? सेकेंड, राइट। तो पहला टर्म एज इट इज, ये पहला टर्म 1 एज इट इज, इंडेक्स कौन था? -2, तो -2h/r बन गया आपका फॉर्मूला, है क्या? गुड, तो क्या आ गया? GH क्या आ गया? G इंटू 1 - 2h/r, इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g विथ हाइट के 2 फॉर्मूला है, एक है इक्वेशन 3 और एक है इक्वेशन नंबर 4। तो दोनों में से कौन सा कहाँ पे यूज करना है उसका कंडीशन मैंने पहले ही लिख दिया है यहाँ पे। अगर हाइट की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम हो, कितना कम हो, एग्जैक्ट कितना कम हो, तो ऐसा कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर हाइट की वैल्यू, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की वैल्यू 320 किलोमीटर से कम हो तो ये फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 4। और अगर हाइट की वैल्यू 320 किलोमीटर से ज्यादा हो तो कौन सा फॉर्मूला? इक्वेशन नंबर 3। और अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 320 किलोमीटर हो तो दोनों में से कोई भी चलता है, ऑलमोस्ट सेम वैल्यू मिलती है। अब ये 320 किलोमीटर मतलब क्या? व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 6400। पक्का? श्योर।
अगर मैं 6400 को 20 से डिवाइड करता हूँ, कितने से, तो क्या आता है 320, क्या आता है 320, लेकिन ये 6400 कौन था, आर, तो 320 किलोमीटर मतलब कितना, आर बाय 20, कितना आर बाय 20। तो अगर हाइट की वैल्यू रेडियस बाय 20 से कम हुई तो इक्वेशन 4, और अगर रेडियस बाय 20 से ज्यादा हुई तो इक्वेशन नंबर 3। पक्का पक्का, गुड, श्योर 100%। हो गया। तो अगर मैंने बोला द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू हाइट ऑफ 100 किलोमीटर, तो कौन सा फॉर्मूला, फोर्थ। इफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू हाइट ऑफ 1000 किलोमीटर, थर्ड। नहीं तो आपके आंसर मैच नहीं होंगे। तो और ये किसी बुक में लिखा नहीं है, ये मैंने खुद ने सारे कैलकुलेशंस करके, कहीं होगा तो आई डोंट नो, लेकिन सो फार आई हैव नॉट सीन, ये सारे कैलकुलेशंस करके आई हैव वेरीफाइड कि ये जो 320 किलोमीटर है रफली लिमिट ले सकते हो तुम। व्हाट इज विच फॉर्मूला इफ आई हैव h इक्वल टू 10 किलोमीटर, फोर्थ, एंड इफ आई हैव h इक्वल टू 800 किलोमीटर, थर्ड, ये वाला, गुड, ये मतलब ये दिस वन, गुड। तो ये हो गया आपका वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g विथ अल्टीट्यूड, मतलब विथ हाइट। अब है इसके बाद वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g विथ डेप्थ। तो सेकंड केस इज वेरिएशन in the value of g with depth, तो एटलीस्ट अभी ये तो क्लियर है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं वैसे वैसे g की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है कि बढ़ रही है, हाँ बढ़ रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम, क्या हो रही है, कम, क्या हो रही है, हाँ, यस, क्या हो रही है, कम हो रही है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे जाओ, गुड। He is one of the most, you can say, sharp student in this class. नहीं, I'm not kidding. ग्रास्पिंग अच्छा है, खुद का पोटेंशियल नहीं पता तुम लोगों को, वो जितने टाइम भी बैठता है ध्यान से, ध्यान देके, विथ फुल अटेंशन, उसको हर टॉपिक समझ में आता है, सिर्फ उसका ध्यान देने का जो मोटिवेशन है वो कम है। पक्का, गुड। तो ऑलवेज रिमेंबर, सुबह उठते से पहला काम होना चाहिए आपका आई एम द बेस्ट, ऐसा खुद को बोलो, क्योंकि ऑल ऑफ यू आर द बेस्ट। खुद को खुद पे भरोसा नहीं तो कोई क्या ही कर ले। कॉन्फिडेंस स्पीक्स एवरीथिंग। कभी एक दिन फुर्सत से आपको एक एक करके बुलाऊंगा, इधर खड़े रहो, 5 मिनट कुछ बोलो, तब समझेगा। दिमाग सोचता है कि क्या बोलो, तो छोड़ो, वहाँ पे खड़ा रह के मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, मैं ऐसा हाथ फोल्ड करूँ कि मैं ऐसा हाथ फोल्ड करूँ, फिर मुझे कौन देख के हंस तो नहीं रहा होगा। करेंगे एक दिन, वो भी करेंगे। चलो अभी यहाँ ध्यान देते हैं। अभी हम लोग अर्थ के सरफेस से नीचे जाने वाले हैं, तो हमको चेक करना है हाउ डज द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस। कम होगा ऑफ कोर्स, वो क्यों कम होगा देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक अजम्पशन लेना पड़ता है कि अर्थ जो है वो सेंटर से लेके सरफेस तक, अंदर से पूरा बाहर तक, इट इज स्फीयर विद यूनिफॉर्म डेंसिटी। वैसे हमको पता है अर्थ के सरफेस के अंदर लावा है, लावा, मोल्टन लावा, मतलब वो लिक्विड है। इसका मतलब अर्थ के सेंटर से जब तुम सरफेस पे आते हो तो हर जगह पे डेंसिटी सेम नहीं है, क्योंकि लिक्विड का डेंसिटी कम होता है, सॉलिड का ज़्यादा होता है। तो तुम एक सॉलिड अर्थ पे रहते हो, हमारे अर्थ के सरफेस पे सॉलिड सरफेस है ना ये, तो डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन अंदर डेंसिटी कम है, या फिर यू कैन से डेंसिटी सेम नहीं है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोगों को अर्थ इज मेड अप ऑफ
शेल्स ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, ऐसा इमेजिन करना पड़ता है। तो हमको इमेजिन करना पड़ता है कि जो अर्थ है वो नंबर ऑफ शेल से बना हुआ है और हर एक शेल का डेंसिटी क्या है, सेम है। तो वी हैव टू इमेजिन दैट द अर्थ इज मेड अप ऑफ शेल्स ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो ये एक शेल, फिर और एक शेल, फिर और एक शेल, फिर और एक शेल, ऐसा हमको इमेजिन करना पड़ता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू इमेजिन, सो लेट अस assume, consider, assume that the earth is made up of, assume that the earth is made up of number of shells of uniform density, अभी यूनिफॉर्म डेंसिटी बोल दिया, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है। उसका एक रीजन है, कभी भी हम ऐसा कुछ भी अजम्पशन लेते नहीं है, हर चीज एक पर्टिकुलर रीजन के लिए अज्यूम किया जाता है। जब तुम अर्थ से ऊपर जा रहे थे, अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे थे, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ हाइट, तुम्हारा हाइट अर्थ के सरफेस से 0 हो या कुछ भी हो, लेकिन अर्थ का पूरा मास तुम पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है। लेकिन जब तुम अर्थ के नीचे जाओगे तो जिस पॉइंट पे तुम हो, उस पॉइंट पे अर्थ का कितना मास है उतना ही मास तुम पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा, उस पॉइंट के ऊपर का मास नहीं करता है। इसलिए हमको ये पहले ऐसा अज्यूम करना पड़ता है दैट द अर्थ इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ शेल्स ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो यहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं है, पिछले केस में मास कांस्टेंट था। मैं वापस बता रहा हूँ, तुम जब अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द हाइट, तुम्हारा हाइट कितना है डज नॉट मैटर, लेकिन पूरा का पूरा अर्थ का मास तुम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। इसकी वजह से उस केस में मास कांस्टेंट था। लेकिन अब तुम अर्थ के सरफेस से नीचे जाओगे, जब तुम अर्थ के सरफेस से नीचे जाते हो तो जिस पॉइंट पे तुम हो उसके नीचे का ही मास तुम पे फोर्स एक्सर्ट करता है, उसके ऊपर का मास तुम पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है। तो मास कांस्टेंट है क्या? नहीं। तो फिर हमको क्या कांस्टेंट लेना पड़ा? डेंसिटी। पक्का। तो जैसे मैंने लास्ट केस में बताया था वैसे ही ये भी केस है। हम सबसे पहले देखते हैं कि अर्थ के सरफेस पे ऑब्जेक्ट को कितना ग्रेविटेशन, एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। तो वील स्टार्ट विद द सेम अप्रोच। वी नो दैट acceleration due to gravity at the surface of earth is given by, at the surface of earth is g equals to, क्या था ये? gm by r square, where r is radius of earth, क्योंकि ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है तो सेंटर से सरफेस तक डिस्टेंस r है, m is mass of earth. But we know that what do you know? What is density? Mass upon volume होता ना, density is mass upon volume. So what is mass? Volume into density. Therefore mass is volume into density. अब अगर मैं अर्थ को स्फीयर मान लेता हूँ, रिमेंबर अर्थ स्फीयर नहीं है, अर्थ का शेप स्फेरिकल नहीं होता, अर्थ का शेप होता है एलिप्सॉइड, अंडाकार, लाइक अ एग। लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि अर्थ इज अ स्फीयर। सो इफ वी अज्यूम अर्थ इज अ स्फीयर, देन अगर अर्थ एक स्फीयर है तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? मैंने इसलिए बोला, मैंने प्रॉब्लम आपका बेसिक्स ऑफ मैथ्स है। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। Therefore mass m equals to, what is volume? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो मास क्या आ गया? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। अब ये मास का इक्वेशन तुम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, therefore from 1 and 2,
फ्रॉम 1 and 2 you have g equals to g by r square into m, लेकिन m क्या आया 4/3 pi r cube. ओके, ये और ये हो गया कैंसल. Therefore g equals to क्या हो गया 4/3 g pi r. इक्वेशन नंबर 3. 2 कहाँ गया? कौन सा 2? रो. अच्छा, रो कहाँ गया? वेरी गुड, ध्यान है. तो रो भी लिखो, फिर कहीं नहीं गया तो लिखो. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? रो. यहाँ पे क्या लिखोगे? रो. गुड. तो 4/3 g pi r रो, क्योंकि ये 4/3 pi r क्यूब रो था. रो, ये रो था. रो. पक्का पक्का श्योर? तो बातें करना बंद कर दोगे? हाँ, नहीं तो फिर यू हैव टू गो होम. डिसाइड. पक्का? गुड. अब हम लोग अर्थ के नीचे जाएंगे एट सर्टन डेप्थ डी. सो जैसे पिछले केस में तुमने बोला था, इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ टेकन टू अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, वैसे ही इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ टेकन टू अ डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. तो ये जो d है, ये d है इतना. तो मुझे ये बताओ यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या था? r था, कैपिटल R था. फिर अब मुझे ये भी बता दो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो अब ये डिस्टेंस कितना है? r माइनस डी. तो स्मॉल r को क्या बोलोगे? r माइनस डी. क्या बोलोगे? r माइनस डी. रिमेंबर, इट इज इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं सिर्फ आपको वापस एक बार ये डायग्राम ऐसे ड्रॉ करके बता देता हूँ. यह है अर्थ का सरफेस, यह है रेडियस r. अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आता हूँ, ये डिस्टेंस है डेप्थ d. तो ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? r माइनस डी. इसको क्या बोल दिया? स्मॉल r. पिछले केस में स्मॉल r था r प्लस h, यहाँ पे है r माइनस डी. सो नाउ if the object is now taken to a depth d below the surface of earth, then what will be action due to gravity? Last but one bench, you. What will be action due to gravity का फॉर्मूला कोई नहीं बोलेगा बीच में. आप दोनों में से कोई भी एक, पीछे से दूसरा. What is the value of g at the surface? What is the value of small g at the surface? What is the value of g at the surface? gm by r square. अभी हम लोग कहाँ है? कहाँ पे है? डेप्थ पे है. कहाँ पे है? डेप्थ पे है. तो आएगा gmd, where md is mass of the earth at that point. तो जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है उसके नीचे कितना मास है, दैट इज md. और उसके नीचे कितना रेडियस है, जिसको तुम स्मॉल r बोल रहे हो, इसको मैं फिलहाल rd बोल देता हूँ. क्या बोलता हूँ? rd. स्मॉल r बोलो, rd बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट. तो जनरल फॉर्मूला क्या था एक्सटेंशन का? gm by r स्क्वायर. लेकिन अभी हम लोग कहाँ है? डेप्थ पे है. तो उस डेप्थ पे, उस पॉइंट के नीचे कितना मास है? md. कितना है? md. कितना है? md. और रेडियस क्या लिखेंगे? rd स्क्वायर. gm by r स्क्वायर, gmd by rd स्क्वायर. इक्वेशन नंबर लेट अस से 4. पक्का पक्का पक्का. सिमिलरली जैसे हमने पिछले इसमें किया, हमने बोला डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. बराबर? हाँ कि ना? तो md और vd. What is md? Mass at depth. What is vd? Volume at depth. So what is md? vd into rho. What is volume? 4/3 pi r cube. कौन सा r cube? rd. क्योंकि डेप्थ पे रेडियस कितना है? rd है. बराबर? गुड. Therefore इसको इक्वेशन 5 बोल देते हैं. Therefore from 4 and 5, from equation number 4 and 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and 5 हमको ऐसा मिल जाएगा GD इक्वल्स टू G बाय RD का स्क्वायर. और साथ में MD था, वो MD क्या है? क्या है MD? 4/3 पाई RD क्यूब रो. अब बोलोगे पिछले केस में रो लिखा.
अभी भी रो लिखा, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्ट ही वहां से किया। अर्थ इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ शेल्स ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, मतलब तुम अर्थ सेंटर से अर्थ के सरफेस तक कहीं पे भी वो डेंसिटी क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। पक्का पक्का। तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? कैंसल। तो तुमको जीडी क्या मिला? जीडी क्या मिला? 4/3 जी पाई आर डी रो। इक्वेशन नंबर 6। ये हो गया आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी। और इक्वेशन 3 था एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस एट। फिर इन दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड, जैसे पिछले टॉपिक में किया। तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 6 बाय इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 6 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो जी डी बाई जी इक्वल्स टू 4/3 जी पाई आर डी रो अपॉन 4/3 जी पाई आर रो, बराबर। ऐसा ही है, ऐसा ही है। 4/3 जी पाई 4/3 जी पाई रो कैंसल। तो क्या आ गया? आर डी बाई आर। लेकिन ये आर डी कौन था? आर माइनस डी था। कौन था वो? आर माइनस डी था। तो ये था आर माइनस डी। ओके, वैसे ये एक स्टेप ज्यादा कर लेते हैं। इट इज आर डी बाई आर, लेकिन आर डी खुद है आर माइनस डी बाय आर। तो जी डी इक्वल्स टू, ये जी को वहां शिफ्ट कर दिया, आर अपॉन आर इज माइनस डी बाय आर। पक्का? गुड। अब मुझे आप बताओ ये इक्वेशन से हमारा कंक्लूजन क्या हो सकता है? हम जब अर्थ के सरफेस के नीचे जा रहे हैं तो एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। क्यों? क्योंकि g इंटू 1 इज g, और वो g क्या है? सरफेस वैल्यू है। माइनस समथिंग, मतलब डेप्थ पे जाएंगे तो g की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। हाइट पे जा रहे हैं तो क्या हो रही है? डेप्थ पे जा रहे तो क्या हो रही है? तो मैक्सिमम कहाँ पे है? सरफेस पे। कहाँ पे है? सरफेस पे। कहाँ पे है? सरफेस पे। पक्का? राइट। एक बार इसको फटाफट रिपीट कर लेते हैं, ये बहुत सिंपल है, सिंपल ही है। हमको देखना था हाउ डज द वैल्यू ऑफ जी वेरी विद डेप्थ। तो सबसे पहले डेप्थ पे जब जाओगे, जितना तुम अर्थ के नीचे जाओगे तो उतना ही अर्थ का कम मास ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है, मतलब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कम मास की वजह से होने वाला है, अर्थ के पूरे मास की वजह से नहीं होने वाला है। तो हमको पहले अज्यूम करना पड़ता है कि अर्थ इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ शेल्स ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। अज्यूम करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि सेंटर से लेकर सरफेस तक डेंसिटी हर जगह पे सेम है। फिर हम सबसे पहले देखते हैं अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू कितनी है? gm/r²। लेकिन इस केस में मास कांस्टेंट नहीं है। तुम जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे मास कम होगा, लेकिन क्या कांस्टेंट है? डेंसिटी। तो हमको मास को किसके टर्म में लिखना चाहिए? डेंसिटी। तो हमने सबसे पहले क्या किया? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर मैं अर्थ को स्फीयर मान लेता हूं तो वॉल्यूम क्या आ गया? 4/3 πr³ इनटू डेंसिटी। फिर ये m यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो g क्या मिल गया? 4/3 g पाई रो r। 4/3 g पाई रो r। पक्का पक्का? गुड। अब हम ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके नीचे कितना मास है? md। और रेडियस कितना हो गया? rd, विच इज r माइनस d। तो अब वही g का फॉर्मूला gm/r², वो क्या बन जाएगा? gmd/rd²। फिर वापस से वही सब प्रोसेस है। व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे मास क्या? md और वॉल्यूम vd। तो व्हाट इज md? vd इंटू रो। व्हाट इज v? 4/3 πr/d³, बराबर। फिर ये md यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो gd मिल जाएगा 4/3 g पाई रो rd। फिर तुमने इसको इक्वेशन 6 को और इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दिया, तो फाइनली तुम्हारे पास क्या बचा? gd/g इक्वल्स टू rd/r। व्हाट इज rd? r माइनस d/r।
तो जी को वहाँ शिफ्ट कर दोगे 1 माइनस डी बाई आर। तो हमको यहाँ से ये समझ में आता है कि जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। पक्का पक्का। बाकी का टू बी कंटिन्यूड।